हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार सिंह आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में वही जो हम मैकेनिकल डिवाइसेस लेके चल रहे थे उसी में जो हमने गियर किया था उसका दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ गियरिंग के बारे में बताऊँगा। ठीक है, लॉ ऑफ गियरिंग देखिए, किसी दो गियर के बीच में सेटिस्फाई होना चाहिए तभी जाके हमें कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मिलता है। ठीक है, तो किसी हम इसको चीज़ को कह भी सकते हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो लॉ भी है। ठीक है, या फिर इसे हम लॉ ऑफ गियरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए लॉ गियरिंग देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक गियर की व्हील ये है। ठीक है, ये O2 की व्हील है और ये O1 की व्हील है। ठीक है ये O1 की व्हील है, ये O1 का सेंटर और ये O2 का सेंटर। ठीक है, इसका जो रोटेशन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इसकी स्पीड क्या है ओमेगा 2। इसी तरीके से O1 की जो स्पीड है वो ओमेगा 1 है, एनुअल रोटेशन, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हमें देखनी है। ये जो लाइन है TT, ठीक है, ये दोनों व्हील के टेंजेंट है। ठीक है, दोनों व्हील के टेंजेंट है। और ये जो लाइन है MN लाइन आपको दिख रही है, ये दोनों व्हील की कॉमन लाइन। ठीक है, दोनों व्हील की कॉमन लाइन है। ठीक है, तो लॉ ऑफ गियरिंग कब सेटिस्फाई होता है कि जब ये जो कॉमन लाइन है, ठीक है, ये जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन जो कि कांटेक्ट पॉइंट से पास हो रही है, ये जो Q आपका है ये कांटेक्ट पॉइंट है। जब ये नॉर्मल लाइन कांटेक्ट पॉइंट से पास होती है, कब? जब ये पिच पॉइंट जहाँ पे है वहाँ से जब पास होती है तो ये लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस गियर में आप देख सकते हैं कि ये आपकी टेंजेंट लाइन है पिच पॉइंट से, और ये आपकी नॉर्मल लाइन है जो कहाँ पे मिल रही है, ये जो मिल रही है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, तो जो नॉर्मल लाइन है, जो आपकी कॉमन नॉर्मल है, जो कि कांटेक्ट पॉइंट पे होती है, वो हमेशा कहाँ से पास होनी चाहिए? जहाँ पे गियर मेट हो रहा है वहाँ पे उसके पिच पॉइंट से जब भी पास होगी तो वो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिएगा QM दिया है और ये QN है। ऐसे यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे QC। ठीक है, QC है और QD। देखिए QD ये रहा QD और ये रहा QC। ठीक है, तो जब ये O1 से हम इसे देखेंगे तो QC हमें दिखाई देगा, ये QC की तरफ बढ़ता होगा। और जब हम O2 से इसको कंसीडर करेंगे, O2 से इसको कंसीडर करेंगे तो ये QD की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये इसके बीच का सेंटर डिस्टेंस है O2Q और O1Q। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज होगी, एक बार फिर से देखते हैं। ये O1 का सेंटर हो गया, ये O2 का सेंटर हो गया। ठीक है, ये ओमेगा 2 की रोटेशन में घूम रहा है, ये ओमेगा 1 की रोटेशन में घूम रहा है, दोनों की डायरेक्शन अलग है। ये TT पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है? ये टेंजेंट लाइन डिनोट कर रहा है जो पिच पॉइंट से होके जा रही है। इसी तरीके से ये MN वाली लाइन है, कॉमन नॉर्मल, जो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट से होते हुए जा रही है। Q इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये Q इनके बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। O2P और O1P इसका सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है, जहाँ पे ये मेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्रेशर एंगल पता लगा देगा कि देखिए ये जो MN है। ठीक है, चलिए प्रेशर एंगल आपको मैं दूसरे क्लास में बताऊंगा, जब मैं इसको लेके आएंगे, जब नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी हो गई। अब जब लॉ ऑफ गियरिंग कैसे सेटिस्फाई होती है कि आपकी ये जो कॉमन नॉर्मल है, ठीक है, कॉमन नॉर्मल है, इस पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं दोनों गियर के जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें मिलता है V1 cos अल्फा या इक्वल टू V2 cos बीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बीटा एंगल है और ये आपका अल्फा एंगल है। ठीक है, तो V1 cos अल्फा इक्वल टू V2 cos बीटा। ठीक है, क्योंकि जब हम O1 से कंसीडर कर रहे हैं तो ये QC की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके वेलोसिटी कंपोनेंट V1 है, और जब हम O2 से कंसीडर करते हैं तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट QD की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है जिसका वेलोसिटी कंपोनेंट V2 है। तो V1 cos अल्फा इक्वल टू V2 cos बीटा। ठीक है, अब इस V1 को हम किस में चेंज करेंगे? V इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, तो R पे V1 की जगह वैल्यू क्या होगी? O1Q और उसका ओमेगा 1 था, ऐसे यहाँ पे O2Q हो गया। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम ये तो cos अल्फ़ा है और cos बीटा है, cos अल्फ़ा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? cos अल्फ़ा। ये देखिए, तो ये आपका यहाँ से हम देख सकते हैं O1M डिवाइडेड बाई O1Q, O1M डिवाइडेड बाई O1Q, O1M डिवाइडेड बाई O1Q। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे cos बीटा का लिख लिया। ठीक है, या फिर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे O1Q और O2Q आपस में कट गए तो हमने ये इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 निकाल लिया। ठीक,
अब सिमिलर ट्रायंगल है O1MP और O2NP, यहाँ पे देखिए O1MP ये और O2NP, O2NP ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी लगा ली, तो यहाँ से हमें मिला O2N/O1M इक्वल टू O2P/O1P। अब इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे आपस में, तो ω1/ω2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ गियरिंग का नेचर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ गियरिंग कब सेटिस्फाई होती है, तो आपको यही चीज़ बतानी है कि कोई भी दो गियर हैं जब वो आपस में मेट कर रहे हैं तो वहाँ पे दो लाइन बनेगी। एक आपकी टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है, जो पिच पॉइंट पे मिलती है, और एक आपका कॉमन नॉर्मल होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलता है। तो जब जो कॉमन नॉर्मल है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके मिलता है, वो कहाँ से पास होता है, वो उसके पिच पॉइंट से, जहाँ पे दोनों गियर मिल रहे हैं उसके पिच पॉइंट से अगर वो पास होता है तो लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होती है। और यहाँ पे आपको ये इक्वेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ गियरिंग की बात की। ठीक है, और दो लाइन के बारे में जाना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉमन नॉर्मल, टेंजेंट लाइन, पिच पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, जहाँ पे गियर के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, उन सारी टर्मिनोलॉजीज़ का एक एक करके हम उसको डिफाइन करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि गियर एक्चुअली दिखता कैसा है, उसके किस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।